और एक आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के संबंध में क्या क्या बातें जान लेनी जरूरी है। पहला, आपको पता होना चाहिए आयनिक क्रिस्टल का प्रकार क्या है। दूसरा, आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन है और जो ऋणायन है वो आयनिक क्रिस्टल के कौन से भाग पर, किस स्थान पर उपस्थित है। तीसरा, आपको एक और बात जान लेना है कि आप जिस प्रकार का आयनिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं उस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल के क्या और भी एग्जाम्पल हैं। चौथे नंबर पर आपको एक और बात जान लेनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक परमाणु, एक धनायन अपने चारों ओर कितने ऋणायनों से घिरा है, अर्थात एक धनायन के चारों ओर कितने ऋणायन चिपके हुए। दूसरी चीज, एक ऋणायन के चारों ओर कितने धन आयन चिपके हुए। इस बात को समझ लेना ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पहले भी आपने पढ़ रखे हैं। लास्ट में कहता है यूनिट सेल में सूत्र। यूनिट सेल में सूत्र का मतलब होता है अगर हम इस पदार्थ का एक इकाई सेल ले आए तो उसमें यौगिक के कितने अणु होंगे, कितने सूत्र उपस्थित होंगे। इस बात को कहते हैं यूनिट सेल में फॉर्मूला या यूनिट सेल में सूत्र। पढ़ते हैं, एक एक नंबर को जानने की कोशिश करते हैं। जो नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा उसको तुरंत बताइएगा हमें। जैसे पहले नंबर पे लिखा है NaCl टाइप, तो पहले प्रकार का जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो NaCl टाइप होता है। क्योंकि सर जी NaCl टाइप में क्या कोई विशेषता होती है, मैं बिल्कुल बताता हूं। NaCl टाइप में जो Cl- चार्ज होता है वो CCP में व्यवस्थित होता है। क्योंकि सर जी CCP नाम तो पहले देखा था लेकिन अभी नहीं मालूम इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का मतलब होता है घनी आकृति में Cl के निगेटिव आयन चिपके होते हैं। घन की आकृति में, घन जानते हो ना, इस आकृति में जो Cl निगेटिव आयन होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद कहता है सर जी अगर CCP में Cl आयन उपस्थित है तो सोडियम आयन कहाँ होगा, तो सोडियम आयन होगा अष्टफलकीय रिक्ति में। क्योंकि सर जी अष्टफलकीय रिक्ति कैसी बनी होगी, तो मैं बताऊं अष्टफलकीय रिक्ति दो प्रकार से बनती है। जब Cl आयन, देखो सुनना, सोडियम होगा कहां, जब तीन नीचे Cl आयन रखे होंगे और ऊपर तीन Cl आयन रखे होंगे। टोटल Cl आयन कितने हो गए, 6। उनके बीच में एक जगह खाली होगी, उस खाली जगह पर कौन रखा होगा, सोडियम है। या तो सोडियम 3 और 3 के गैप के बीच में रखा होगा, या फिर सोडियम कैसे रखा होगा, 4 Cl आयन रखे होंगे, एक Cl आयन ऊपर उन चारों के और एक Cl आयन उन चारों के नीचे, और बीच में जो जगह खाली होगी वहां पर रखा होगा Na आयन। तो Na आयन की दो स्थितियां हो सकती हैं, 3/3 Cl आयन के बीच में, या 4 Cl आयनों के एक ऊपर Cl आयन और एक Cl आयन नीचे उनके बीच में। अब कोई सर ये ऐसा तो कुछ पढ़ रखा था अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में, वहीं पे रखना है भैया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो बेटा X की जगह पर आप Cl, Br और I को यूज कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करता, अगर मैं एक बार Cl लिखता, एक बार X पे I लिखता, एक बार Br अगर मैं लिखता तो फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते। आप LiCl इसी टाइप का होता है, NaCl भी इसी टाइप का होता है, NaBr भी इसी टाइप का होता है, NaI भी इसी टाइप का होता है, AgCl भी इसी टाइप का होता है, AgBr भी इसी टाइप का होता है। इसी टाइप का मतलब समझ पा रहे हो। अगर हमसे पूछेगा AgBr में Ag की स्थिति बताओ, तो Ag तो धनायन है और धनायन की स्थिति कहां पर है, अष्टफलकीय रिक्ति में। तो अगर हमसे इस सूत्र में Ag की स्थिति पूछ लेता है तो हम बताएंगे यह अष्टफलकीय रिक्ति में रखा होगा। पूछेगा बताओ अच्छा Br आयन कहां होगा, तो हम क्या बताएंगे, CCP में रखा होगा, अर्थात क्यूबिक पर रखा होगा, क्यूब के कोनों पर उपस्थित होगा। अगला नंबर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन सब जगहों पर आपको स्थिति तो रखनी है याद, स्थिति तो इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का पूछता है सर जी ये बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना है, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सोडियम का एक परमाणु कितने क्लोरीन के परमाणुओं को स्पर्श करता है। तो आप खुद होशियार इस बात को जान पाओगे। सोडियम के परमाणु से स्टार्ट करते हैं। सोडियम अष्टफलकीय रिक्ति में होता था ना, 3 गोले ऊपर 3 गोले नीचे होते थे, बीच में रखा जाता था, तो कितने गोलों को छू लेता था, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा हुआ है।
तो NaCl टाइप के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अर्थात सोडियम 6 क्लोराइड आयनों को स्पर्श करता है। सेम उसी प्रकार एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों को भी अपने चारों ओर क्या करता है, छिपा रहता है या उनको स्पर्श करके रखा रहता है। आखिरी में आता है यूनिट सेल में फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। कहता है अगर आपके पास एक इकाई सेल है तो 4 का अर्थ है क्या इसका, इसका अर्थ यह है इसको पूरा, इसमें अगर Na और Cl रखे हुए हैं तो 4 Na मिलेंगे और 4 क्या मिलेंगे, Cl। अगर NaCl इस आकृति का है, NaCl टाइप का कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, उसमें एक इकाई सेल में पदार्थ के कितने सूत्र मिलने वाले हैं, 4, अर्थात पदार्थ 4 मोल मिलेगा वहां, ऐसा भी बोल सकते हो। 4 अणु मिलेंगे, 4 आयनों का समूह मिलेगा। आगे अच्छा 4 वाला याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, केवल एक जगह 1 आया, बाकी सारी जगह वैल्यू कितनी रही है, 4। आपको जबरदस्ती वो चीजें याद रखने की जरूरत है भी नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं CsCl टाइप के क्रिस्टल की बात करें तो कहता है क्रिस्टल कहां होता है, घन के कोनों पर। Cl माइनस घन के कोनों, समझ गए होगे घन के कोनों का मतलब है घन बनाया, कोनों कोनों पर रख दिया था। या दूसरी बात मैं ऐसा कह सकता था कि Cl की पोजीशन जो है घन के केवल कहां पर है, कोनों पर उपस्थित है। क्या कोई ये बता सकता है अगर Cl केवल और केवल घन के कोनों पर है, एक इकाई सेल में Cl कितना मिलने वाला है, 1, क्योंकि 1/8 इंटू कोनों के लिए 8, तो Cl कितना मिलेगा, देखो लास्ट में वहां 1 लिखा है। चलो बाकी बात, अगर देखो एक चीज तो Cl अगर 1 है तो Cs भी कितना मिला होगा, 1 ही मिला होगा। कह रहे Cl और Cs दोनों बराबर मात्रा में, तो 1 CsCl मिला होगा, इसलिए वहां Cl लिख दिया। आगे कहता है Cs कहां होगा, अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र का अर्थ जानते हो कहां है, अंतः केंद्र पूरे यूनिट सेल के केंद्र पर। अगर कोई बच्चा इस बात को भी समझने में अभी भी कठिनाई होती, सर जी इस 1 को कैसे लेके आए, तो बस बेटा इतनी बात बताना, Cl घन के कहां पर था, कोनों पर। कोनों पर होता है तो कोनों के हिस्सेदारी Cl की कितने की होती है, 1/8 की, और कोने कितने हैं, 8 से 8 कैंसिल, Cl कितना मिल रहा है, 1। समझ पाए। Cs कहां है, केंद्र पर। केंद्र पर है, केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होती है, 1। केंद्र में अवयवीकरण कितना है, 1, तो Cs कितना आ जाएगा, 1। 1 Cs 1 Cl मिलके 1 सीजियम क्लोराइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर 1 सीजियम क्लोराइड बनाएगा तो बेटा यहां पर वैल्यू भी कितनी लिखी है, 1, कि एक इकाई सेल में सीजियम क्लोराइड के सूत्रों की संख्या मात्र 1 है। 1 मोल सीजियम क्लोराइड घन के अंदर इकाई सेल में आ सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर को पढ़ने। कहता है सर जी ZnS टाइप का तीसरा नंबर जिंक सल्फाइड टाइप का, जिसमें सल्फर पर होता है निगेटिव चार्ज और वो CCP में होता है। CCP आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में होता है। और कहता है जिंडेन कहां होता है, ये समझने लायक है। जेडेन होता है चतुष्फलकीय रिक्ति में। इसको बेटा अभी आधी, इसको आंधी में समझना, आधी है ये, अभी आधी का कोई मतलब नहीं रखेंगे। चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है जिंक। अब कहोगे सर जी चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब क्या है। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब है सल्फर के 3 गोले होंगे नीचे और उन 3 सल्फर के गोलों के एक गोला होगा ऊपर। 3 गोलों और एक ऊपर रखे गोले के बीच में होगा खाली जगह, उस खाली जगह पर उपस्थित होगा जिंक, इसलिए कहा है जिंक चतुष्फलकीय रिक्ति पर होगा। लेकिन यहां समझने वाली एक बात और है, क्या जिंक चतुष्फलकीय रिक्ति के पूरे भाग को ढक लेगा, तो कहता है नहीं, जिंक चतुष्फलकीय रिक्ति के केवल कैसे भाग को ढकेगा, आधे भाग को ढकेगा, पूरे भाग को नहीं ढकेगा। आगे आता है इसके एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, कॉपर का क्लोराइड, सिल्वर का आयोडाइड। सिल्वर का आयोडाइड तो यहां पर भी था भैया, अच्छा नहीं था यार, सिल्वर एक जगह और मिलेगा नीचे, सिल्वर आयोडाइड। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अर्थात जिंक के चारों ओर कितने सल्फर होते हैं, 4, और सल्फर के चारों ओर कितने जिंक होते हैं, 4। भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहां नहीं लिखा था, ये लिखा तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दूसरी बात भी समझने वाली है, अगर जिंक चतुष्फलकीय रिक्ति में, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनती थी, जब 3 गोलों के ऊपर एक गोला होता है, एक गोले के ऊपर
और बीच में अगर गोला रखा हुआ है तो वो चारों गोलों को क्या करेगा, स्पर्श। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 रहेगा। फॉर्मूला की एक यूनिट सेल में अगर आप जिंक सल्फाइड को ढूंढोगे, 4 जिंक और 4 सल्फर मिलेंगे, 4 जिंक और 4 सल्फर मिलेंगे, इसका मतलब 4 ZnS बन के तैयार होगा। इसलिए अवयवों की संख्या, सूत्रों की संख्या 4 बताई गई। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे CaF2 टाइप। चीजों को आप समझ पा रहे हैं इसलिए जल्दी से थोड़ा निपटाएंगे। कैल्शियम CCP में व्यवस्थित होता है, जबकि फ्लोरीन जो होता है वो चतुष्फलकी रिक्ति में। चतुष्फलकी रिक्ति का मतलब 3 गोलों के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर 3 गोलों के बीच में खाली जगह पर होगा। फॉर्मूला कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा अलग है, इस जगह तैयार रखने लायक है इसका, कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, अर्थात कैल्शियम अपने चारों ओर कितने फ्लोरीन द्वारा ढका होगा, 8। लेकिन प्रत्येक फ्लोरीन के चारों ओर कैल्शियम केवल कितने होंगे, 4। तो कैल्शियम के चारों ओर फ्लोरीन 8 है, लेकिन फ्लोरीन के चारों ओर कैल्शियम 4 है, और ऐसी कंडीशन में सूत्र का भी वैल्यू कितना रहेगा, 4। सोडियम ऑक्साइड टाइप में आ जाओगे तो जो ऑक्सीजन होता है वो CCP में सेम कैटेगरी पर व्यवस्थित रहेगा। सोडियम कहां रहेगा, चतुष्फलकी रिक्ति में। अब बताने की जरूरत नहीं कि चतुष्फलकी रिक्ति होती कहां है। फॉर्मूला है Na2O, और बेटा ये थोड़ा सा मिट रहा है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, अर्थात प्रत्येक सोडियम 4 ऑक्सीजन से घिरा होगा, और प्रत्येक ऑक्सीजन 8 सोडियम से घिरा होगा। आगे नंबर पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला नंबर होगा 4, अर्थात सूत्र की संख्या होगी 4। AgI टाइप, सिल्वर आयोडाइड के टाइप पर अगर चलेंगे, हालांकि षटकोणीय है और आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है, लेकिन क्योंकि एक छोड़ देते तो वो भी सही नहीं रहता, इसको भी पढ़ेंगे। आयोडीन -4 षटकोणीय इकाई सेल में होता है। षटकोणीय इकाई सेल अब आपके कोर्स में था नहीं तो मैंने इसको पढ़ाया नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, षटकोणीय अपने यहां नहीं है। षटकोणीय होता कैसा है, ऊपर से देखने में बेटा ऐसा लगता है, देखो ऐसे लगता है ऊपर से देखने में, और बेटा नीचे से भी अगर आप देखोगे इसको लगभग ऐसा ही लगेगा। बस इसके ये सिरे आपस में जुड़े होंगे, समझ पा रहे हो। इस प्रकार से षटकोणीय फलक बना, षटकोणीय इकाई सेल होता है। मैं क्या बोला था, अपने कोर्स में इसको मतलब है नहीं, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो आई होता है षटकोणीय इकाई सेल के रूप में, और Ag होता है आधी चतुष्फलकी रिक्ति में, चतुष्फलकी रिक्ति के आधे भाग पर केवल होता है। फॉर्मूले AgI जिंक ऑक्साइड, अमोनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें से Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अर्थात Ag के चारों ओर आयोडीन के आयन होंगे 4, और आयोडीन के चारों ओर सिल्वर के आयन होंगे 4। फॉर्मूले पर अगर देखें तो 4 सूत्र होते हैं, अर्थात इस प्रकार के एक इकाई सेल में 4 Ag और 4 I होंगे, 4 AgI बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने प्रकार से आपको क्रिस्टल की संरचनाओं में तैयारी बनानी है। हाँ, इन 2 पर तैयारी बहुत अच्छी तैयार रखनी है, बाकी पर मैं ये नहीं कह रहा तैयारी भूल जाना, लेकिन इन 2 को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो आप इसको एक काम करोगे, नोट करोगे जल्दी से, आगे की भैया पढ़ाई होए। कहता है क्रिस्टल पर ताप एवं दाब के प्रभाव को स्पष्ट करिए। छोटा सा क्वेश्चन आता है, और इसी क्वेश्चन से एक और चीज बनता है, मतलब इसी हेडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को अक्रिस्टलीय रूप में कैसे बदला जाए। तो उस पर भी ताप का ही इफेक्ट होता है। एक एक इफेक्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखो क्या है कि सबसे पहले तो हम बताएंगे क्रिस्टल पर ताप एवं दाब का प्रभाव पर क्या पड़ता है, और उसके पहले भी इस बात को देखेंगे क्रिस्टल शुरुआत में कैसा होता है। तो देखो यहां लिखेंगे प्रत्येक क्रिस्टल में अवयवी कणों, अवयवी कण का मतलब जानते हो ना, जिनसे क्रिस्टल मिलकर बना है।
प्रत्येक क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। व्यवस्था एक निश्चित क्रम, आप निश्चित क्रम नहीं कह सकते तो पैटर्न लिख सकते थे, एक निश्चित पैटर्न पर होती है, क्रम में होती है, परंतु जैसे ही क्रिस्टल ना लिखना चाहो तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ लिख लीजिए। परंतु जैसे ही क्रिस्टल के ताप व दाब में वृद्धि की जाती है, आपने जैसे ही क्रिस्टल के ताप को बढ़ाया या दाब को बढ़ाया, वृद्धि की जाती है क्रिस्टल में पाए जाने वाले आयन, वृद्धि की जाती है क्रिस्टल में पाए जाने वाले आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कि गतिज ऊर्जा, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़, बेटा ये भी है कि गतिज ऊर्जा बढ़ती ही नहीं है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट भी जाती है, बढ़ या घट जाती है, जिससे क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था बदल जाती है, जिससे क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था बदल जाती है। तो आपको बेटा ये बात तो पहले से तैयार करके रखनी है, और इसमें तैयार रखने लायक कुछ भी बात जरूरी है नहीं कि ऐसा हम इसको तैयार ना कर सकेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखो कहता है प्रत्येक क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो, चाहे वो NaCl टाइप का हो, चाहे वो CaCl टाइप का हो, चाहे वो CaF2 टाइप का हो, किसी या Na2O टाइप का हो, किसी भी टाइप का क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जितने भी अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था पर होते हैं। आपने भी लिखा भी था, कभी लिखा था कि Na होता है चतुष्फलकीय रिक्ति में, कभी आपने बताया ये पदार्थ यहां पर होता है। तो प्रत्येक क्रिस्टल में जो आयन होते हैं या एक अवयवी पदार्थ होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परंतु जैसे ही क्रिस्टल के ताप या दाब में वृद्धि की जाती है, परंतु आप जैसे ही क्रिस्टल के टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाते हैं, आप इस बात को पाते हैं कि क्रिस्टल के में पाए जाने वाले आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ या घट जाती है। अधिकांशतः अगर थोड़ा सा और अच्छा कर दिया जाए, बेटा घट जाना हटा देते हैं, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब आयन अपने स्थान से क्या करने लगता है, गति। सोचो अगर आयन अपने स्थान से गति करने लगेगा तो आयन की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। वही आगे मैंने लिख रहा है, गति करते बढ़ जाती है, जिससे क्रिस्टल में अवयवी कण अपनी व्यवस्था क्या कर लेता है, बदल लेता है। बदल क्या लेता है, कोई भी देखो, मैं क्या सोचता हूं, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, इसमें अवयवी कण इस किनारे पर है, यहां पर है, यहां पर है, और भी कई स्थानों पर है अवयवी कण। कुछ स्थान में बनाए भी देता हूं, देखो इन स्थानों पर पाया जा रहा है अवयवी कण। अगर आप यहां पर पाए जाने वाले अवयवी कणों के टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाओगे तो अवयवी कण क्या होता है, इससे गतिज ऊर्जा बढ़ती है,
और अवयवीकरण अपनी स्थिति को छोड़कर दूसरे स्थानों पर क्या करने लगता है, जाने लगता है। या तो दूसरे स्थानों की ओर शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है, या दूसरे आयनों से अपना स्थान बदल लेता है। ऐसी भी कंडीशन हो जाती है, जिससे क्या होता है, आयनिक ठोस पदार्थ या क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था बिगड़ने लगती है या चेंज होने लगती है। ताप और दाब को बढ़ाने पर यही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर कोई पूछेगा कि ताप या दाब का क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल पर, तो आप बताओगे वैसे तो क्रिस्टल के अवयवीकरण अपनी निश्चित जगह पर रहते हैं, लेकिन आपने जैसे ही ताप और दाब को चेंज किया, पाया यह जाता है कि उसके अवयवीकरण अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को, अपनी स्थान को चेंज करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। और छोड़ते कैसे, या तो अवयवीकरण दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं, या किसी दूसरे अवयवीकरण से अपना स्थान क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं, और यही है ताप और दाब का प्रभाव। लेकिन अभी मैं ये बात नहीं जान पा रहा हूं कि एग्जैक्टली ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और एग्जैक्टली दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। ये मैं जान गया कि ताप और दाब को बढ़ाओगे तो जो भी अवयवीकरण है वो अपना स्थान चेंज करेंगे, लेकिन अपना स्थान कैसे चेंज करेंगे इस बात को समझेंगे दो लाइनों पर। सबसे पहले पढ़ेंगे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ताप का केवल आधी लाइन का बेटा है ये, ऐसे देखो, याद रखोगे। ताप बढ़ाने पर, क्या इस वाली लाइन का मतलब समझ पाओगे? ताप बढ़ाने पर, बढ़ाने पर अवयवी कण दूर जाते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो दूर जाते हैं। दूर का मतलब समझ पा रहे हो? समझो, अभी तक क्या था, एक अवयवी कण पर 8 अवयवी कण चिपके हुए थे और एक नीचे। अब अवयवी कण अगर बेटा दूर जाने लगेंगे, एक कण पर 8 कण चिपके हुए थे, लेकिन गर्म करने पर, ताप बढ़ाने पर अवयवी कण दूर होने लगे, तो मैंने माना इससे 2 अवयवी कण क्या हो गए, अलग हो गए। अब इस अवयवी कण पर कितने अवयवी कण चिपके हैं? 6। तो अवयवी कण के दूर जाने पर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जाते उप सह संयोजक संख्या का मान बढ़ता है कि घटता है? पहले 8 था, अब कितना हो गया, 6। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तैयार रखना है। तो अवयवी कण क्या होते हैं, दूर जाते हैं, जिससे उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या, या बेटा इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, का मान घटता है। अगर कोई व्यक्ति कहेगा ये बात तो मैं मान गया, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू घट रही है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो एक दूसरे के समीप बैठे थे वो पार्टिकल एक दूसरे से कहां जाने लगे, दूर। इसलिए पहले अगर एक कण पर 8 पार्टिकल चिपकते थे, तो अब एक कण पर 6 पार्टिकल चिपकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो गया। क्या इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अगर आपकी इच्छा होगी एग्जाम्पल देकर के आओगे, नहीं इच्छा होगी नहीं देकर के आओगे, मैं लिखे देता हूं एग्जाम्पल। देखो मेरे पास क्या था, एक CaCl टाइप का क्रिस्टली ठोस पदार्थ था, क्रिस्टल, और मैंने इसे गर्म किया, या मैंने इसमें ताप को बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 470 केल्विन पर। और बेटा मैंने जैसे 470 केल्विन पर टेम्परेचर बढ़ाया, यहां जरा ध्यान देना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8/8 का था, और जैसे मैं इसको गर्म करूंगा ये NaCl टाइप के क्रिस्टल पर चेंज हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6 का था। तो मेनली मैं क्या सोचता हूं, आप रिएक्शन पर ना जाना, रिएक्शन पे जाओगे और बैलेंस करोगे तो ये तो बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा।
कोई भी क्रिस्टल जो CaCl टाइप का था वो NaCl के टाइप के क्रिस्टल में चेंज हो सकता है अगर हम उसे क्या कर दें, गर्म। CaCl में का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, अर्थात एक अवयवी कण के चारों ओर 8 अवयवी कण चिपके रहते थे, लेकिन अब एक अवयवी कण के चारों कितने चिपके हैं, 6। इससे भी पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। ताप के प्रभाव में आपको यह लिखना है। एक इफेक्ट और मैं देखो यहां लिखता हूं, दाब का प्रभाव। देखो कुछ बच्चे तो अपने मन से बताएंगे, भैया ना बता पाओगे तो फिर हम बताएंगे, और बता दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। सोचो एक अवयवी कण है ये, इसके चारों ओर कुछ अवयवी कण हैं, 5-6 जितने भी अवयवी कण है, कुछ अवयवी कण है, और कुछ अवयवी कण है इससे दूर भी कुछ अवयवी कण है। अगर हम इस पर दाब को बढ़ाएंगे चारों ओर से, तो बेटा दाब को, अगर इसको दाब को हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अवयवी कण जो दूर है इसके समीप आएंगे कि इससे दूर जाएंगे, और समीप आएंगे तो वो समीप आने पर इनके बीच में जो खाली जगह होगी वहां पर क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर पहले अवयवी कण एक अवयवी कण को 6 और अवयवी कण स्पर्श कर रहे थे, दाब को बढ़ाने पर जो जगह रिक्त भी थी वहां भी अन्य अवयवी कण आ गए, तो अब 6 की जगह पर 8 हो गए। क्या कहते, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू घटेगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट क्या होता है, ताप का विपरीत हो जाता है। ताप बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, तो दाब बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी बढ़ेगा क्रिस्टल की मजबूती और भी अधिक हो जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा भी आया कि ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल की स्ट्रांगनेस क्षमता बढ़ती है, तो ताप बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, क्रिस्टल की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन दाब बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, कम से ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्रिस्टल की क्षमता बढ़ जाती है। आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे, खाना बनाते समय नमक को गर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। ताप बढ़ाया है और ताप बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ था, घट गया था। अच्छा ठीक है। अरे यार एक चीज और पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर घटा था तो क्षमता क्या हुई थी, घटी थी कि बढ़ गई थी, घटी थी, क्षमता भी घट गई थी। बाकी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भैया। खाना खा के आए हो, ठीक है। तो अब खाने वाली बात ज्यादा नहीं, दाब वाली बात करेंगे। तो यार मैं भूल गया, दाब बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, घटता है कि बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को लिखेंगे, दाब की वृद्धि करने पर क्रिस्टल की उपसह संयोजन क्षमता या उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, या जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो, का मान। बेटा ऊपर के लिए तीर लगा दिया, इसका मतलब समझ जाओगे ना, बढ़ता है, बढ़ता। और अगर जैसे तुमको लगे कि सर जी हम इसका एग्जाम्पल क्या लिखें, बेटा कुछ भी महान काम नहीं करना है। इसमें जो राइट साइड पे लिखा है इसको लेफ्ट पे कर देना है, लेफ्ट वाले को कहां कर देना है, राइट। लेकिन अब ताप मत लिखना, क्योंकि अब किसका प्रभाव दिखा रहे हो, तो ताप हटाकर क्या लिख लेना, उच्च दाब, अगर आपको लिखना है। एक और चीज है, क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन भी देखो मैं लिखता हूं और फिर उसका आंसर भी यही किए देते हैं, क्योंकि वो भी ताप से ही रिलेटेड है। लिखा है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को
अक्रिस्टलीय रूप में कैसे बदल सकते हैं? क्वेश्चन ये रहेगा, लिखने के तरीके क्वेश्चन के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, आपके पास एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और आपको उसको अक्रिस्टलीय में चेंज करना है। इसलिए समझने के लिए मैंने एक क्रिस्टलीय ठोस बनाया है। जो आपके सामने ये फिगर बना हुआ ये अक्रिस्टलीय ठोस का है। और ये अक्रिस्टलीय जो ठोस है इसमें दो प्रकार के अवयवी कण हैं, एक ए धनायन के रूप में और दूसरा बी ऋण आयन के रूप में। अर्थात ये आयनिक क्रिस्टल है क्योंकि आयनों से मिलकर बना है। अब बेटा एक और बात थी कि अगर मैं ए पर पॉजिटिव चार्ज लगाकर यहां सब जगह लिखते तो जगह कम होने की वजह से मैं ए लिखता, पॉजिटिव चार्ज लिखता, दूर से कम समझ में आता। ऐसे ए वाले पार्टिकल को मैंने प्लस से बनाया है और बी वाले पार्टिकल को मैंने कैसे बनाया, माइनस। और अभी जितने भी प्लस और माइनस चार्ज वाले पार्टिकल है ये निश्चित व्यवस्था पर है। कहोगे सर ये निश्चित व्यवस्था, प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर किनसे बंधा हुआ है, निगेटिव चार्ज से, और प्रत्येक निगेटिव चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बंधा है। कहीं पर भी व्यवस्था पर कहीं भी गड़बड़ी कोई नहीं है। आप चाहे जहां देख लीजिए, इस पॉजिटिव को देखो तो ये इधर भी निगेटिव, उधर भी निगेटिव, नीचे भी निगेटिव। कहोगे सर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट तो ये निगेटिव से। तो जब एक पॉजिटिव अपने चारों ओर निगेटिव से जुड़ा हो, एक निगेटिव अपने चारों ओर पॉजिटिव कणों से जुड़ा हो, आप कहते हो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या ठोस पदार्थ शुद्ध व्यवस्था पर है, निश्चित व्यवस्था पर है। और जब सभी अवयवी कण निश्चित व्यवस्था पर होते हैं तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब हमको इसी क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था को बिगाड़ना है, इसका निश्चित पैटर्न समाप्त करना है, क्रम खराब कर देना है। और क्रम खराब करने से बनेगा अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित नहीं होता। जानते हो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो भी दुखी मत हो जाना, E के प्रोपोर्शनल टू T। अर्थात हम इसका जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसके आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयन गति करना स्टार्ट करेंगे। और आयन जब गति करना स्टार्ट करता, मैं मानता हूं कि ये आयन जो था गति करते हुए यहां पहुंच गया, ये आयन जो था वो गति करते हुए यहां पहुंच गया, ये आयन गति करते हुए यहां पहुंच गया, ये आयन गति करते हुए यहां पहुंच गया। सारे आयन उल्टे सीधे क्रमों में गति करने लगे। जैसे मैंने देखा कि इसके आयन उल्टे सीधे क्रम में गति कर रहे हैं, मैंने इसको तेजी से ठंडा कर दिया। अब कहोगे सर जी धीमे से ठंडा क्यों नहीं किया, तेजी से तुमको क्या समस्या थी, तेजी से ठंडा क्यों कर दिया? बेटा अगर मैं इसको धीरे धीरे ठंडा करता तो ये अवयवी कण फिर से अपनी ही जगह पर आकर सेट हो जाते और फिर से ये क्रिस्टलीय ठोस में ही व्यवस्थित हो जाता। तेजी से ठंडा करने का मतलब जो कण जहां पहुंचा था वो वहीं जम गया सीधे। तेजी से ठंडा करने का कारण ये रहा कि जो कण उल्टे सीधे जगहों पर पहुंच रहे थे, ये यहां से निकलकर वहां जा रहे थे, वहां से निकल के वहां जा रहे थे, जैसे ही उल्टे सीधे क्रम में पहुंचे मैंने तुरंत इसको जमा दिया, शीघ्रता से ठंडा कर दिया, और जैसे जमाया तो जो जहां पर उल्टे सीधे क्रम में था वहीं जम गया। अब देखो अवयवी कणों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि नहीं बिगड़ी हुई है? अर्थात अब ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं है बल्कि कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे बदला? नॉर्मल सा बिहेवियर। सर्वप्रथम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के टेम्परेचर को क्या कराया, बढ़ाया। जैसे ही क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के आयन गतिशील हुए, शीघ्रता से क्रिस्टल के टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में चेंज किया जा सकता है। जान पाओगे लिखने का तरीका? लिखा दे, इसको लिख लेते हैं। सर्वप्रथम क्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया एवं कणों की व्यवस्था बिगड़ने पर
उसे शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं, उसे शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं। जिससे अवयवी कणों की व्यवस्था बिगड़ जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो गई, बिगड़ गई। और बहुत ज्यादा ये लिखना चाहिए, जैसे खुश हो आखिरी में, तो ऐसा लिख लो, अतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस रूप में बदल जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे और भैया बाकी की पढ़ाई करेंगे अगली क्लास पर फिर।